हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ शो। जैसे कि हम लोग आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम लोगों ने 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हैं और थर्ड सैम्पल पेपर के पार्ट 2 तक हमने वीडियो डाली है। पार्ट 1 में हमारे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हैं, जो कि सिर्फ हमारे 1 मार्क्स के हैं। पार्ट 2 में हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और सेक्शन सी में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 3 का पार्ट 3 में हमारा जो है वो सेक्शन डी है और सेक्शन ई है। सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है, जो कि 4 क्वेश्चन है, और सेक्शन ई हमारा जो है वो 4 मार्क्स का है। तो सारे के सारे हमारे 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी सबसे पहले। बच्चों, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। ये 5 मार्क्स का है। इसमें हमें गिवन है एंगल ए सी बी 70 डिग्री है। एंगल ए सी बी हमारा 70 डिग्री है और हमें शो करना है एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ ई मतलब हमें ये वाला एंगल हमें शो करना है कि ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे हमारा इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर हम रेडियस एक ड्रॉ कर देते हैं, तो जो रेडियस और टेंजेंट का जो बीच का एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फिर से समझिएगा। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर रेडियस अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारा जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा हमारा, वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हम ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल का सम करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। जो बच्चों ट्राइंगल के हमारे तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी की हमें वैल्यू पता है 90 डिग्री है। एंगल ए सी बी है हमारा 70 डिग्री, और एंगल बी ए सी हमारा हम ऐसे लिखने देंगे, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। 9 पे 70 9 पे 70 90 पे 70 हमारा हो जाएगा 160 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो एंगल हमारा बी ए सी आ जाएगा, बी ए सी वो हो जाएगा 180 माइनस 160 डिग्री। तो जो बच्चों हमारा एंगल बी ए सी हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमने बी ए सी निकाल लिया, ये जो ये वाला एंगल हमारा हो गया वो हो गया 20 डिग्री। अब हमें शो करना है एंगल ए ओ ई हमारा होना चाहिए 70 डिग्री। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ ई, क्योंकि हमें ए ओ ई जो है प्रूव करना है 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ ई। सबसे पहले ये समझिए, जैसे कि हमारा ये सर्कल है और ये इसका कॉर्ड है। मान लेते हैं ये हमारा एपी कॉर्ड है, ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर ओ है। अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे रे ड्रॉ करेंगे, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे रे ड्रॉ करेंगे तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगी और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर से समझिए, अगर सेंटर से हमने कोई रे ड्रॉ करी है कॉर्ड एपी पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेम हम यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, ये हमारा ओ सेंटर था। सेंटर से हमने एपी कॉर्ड पे एक रे ड्रॉ करी है जिसका नाम है ओ ई। ये हमारा एपी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ई ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज ray OE is drawn from center to the chord, therefore it bisect the chord। इसलिए chord को bisect करेगी। it bisect the chord at 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ई ए ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ई ओ, ए ई ओ प्लस एंगल ई ए ओ प्लस एंगल ई ए ओ हमारा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि सारे एंगल्स हमारे ट्राइंगल के 180 डिग्री के होते हैं। एंगल ए ओ ई हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ई ओ, जो हमारा ए
EO है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे रख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल EAO। EAO अभी हमने 20 डिग्री प्रूफ किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो हमारा ए है 20 डिग्री प्रूफ किया, यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा प्लस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल जो हमारा AOE हो जाएगा, AOE वो हो जाएगा यहाँ पे 110 प्लस में है, ये इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल 110। तो हम इसको माइनस करेंगे तो एंगल AOE हमारा जो हो जाएगा 180 में से जब 110 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 70 डिग्री। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो जो हमारा एंगल AOE हो जाएगा वो 70 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है, यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट, ये हमें ऑप्शनल था, या तो हमें ए करना था या तो हमें बी करना था, हमने ए कर लिया है, हम बी करते हैं। इसमें हमें गिवन है एंगल RPQ इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल RPQ जो है वो 30 डिग्री हमें गिवन है, और हमें कहा गया PQ जो है वो पैरेलल है RS के। PQ जो है वो पैरेलल है RS के, RS और PQ पैरेलल है, हमें फाइंड करना है एंगल RQS। RQS मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने से पहले बच्चों एक चीज जरा समझिए, हमारा क्या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉर्ड हमारा AB है, ये है कॉर्ड AB, इस पे एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है PQ, इस पे एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये कॉर्ड है हमारा, ये टेंजेंट है, एक सर्कल पे हमारा अगर ड्रॉ हुआ है तो ये जो हमारा एंगल ये वाला एंगल होगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जो एंगल BAO होगा वो हमारा BOQ के इक्वल होगा। इसी तरह हमारा एंगल POA जो है वो QOB के इक्वल होगा। अगर ये हमारा C है तो ये हमारा D, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर से समझिएगा, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अंडर में आता है। अगर हमारा कॉर्ड AB और ये टेंजेंट हमारा PQ इस तरह से सर्कल में ड्रॉन है, सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल C है और एंगल D है ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल A हमारे इक्वल होंगे। एंगल हमारा D होगा एंगल C के और एंगल हमारा A होगा एंगल B के, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको समझिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एंगल P 30 डिग्री, RPQ हमें 30 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड करना है RQS। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ। हम RPQ लेते हैं बच्चों, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है सर्कल पे तो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो हमारा जो PR होगा वो PQ के इक्वल होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं PR जो होगा वो इक्वल होगा PQ के, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होगा तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PR के सामने वाला एंगल, ये PR साइड है, इसके सामने वाला जो एंगल है हमारा वो ये रहेगा ये, और जो PQ के सामने वाला एंगल है वो ये रहेगा, ये दोनों भी एंगल हमारे इक्वल रहेंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल सो अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर ट्रायंगल में हमारी दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये भी हमारे इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू ये हमारा होगा 180 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल हमारे होते हैं 180 डिग्री के। एंगल PQR और PRQ दोनों हमारे इक्वल है, इसको भी हम x मान लेते हैं और इसको भी हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो PRQ है हमारा, इसको हमने x मान लिया, और एंगल जो PQR है हमारा उसको भी हमने x मान लिया, और यहाँ पे QPR की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस एक्स 2x
प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो हमारा 2x हो गया वो हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे ये प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो बच्चों 2x हो जाएगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 150 अपॉन 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो ये डिवाइड में हो गया। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो आ जाएगी 75 डिग्री। इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो x की वैल्यू 75 आ जाएगी। मतलब जो हमारा एंगल पी क्यू आर है या फिर पी आर क्यू, दोनों इक्वल थे। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों ही हमारे 75 डिग्री के इक्वल आ गए। तो बच्चों ये जो हमारा एंगल आ गया ये भी 75 आ गया, और जो ये वाला एंगल आ गया ये भी हमारा 75 डिग्री के इक्वल आ गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको बताया अगर एंगल ये हमारा सी है तो ये भी हमारा सी और डी इक्वल रहेगा, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल डी होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे अगर एंगल हमारा पी क्यू आर जो है हमारा वो 75 है, तो हमारा क्यू एस टी भी 75 डिग्री ही होगा, ये वाला भी 75 डिग्री होगा। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर। पी क्यू आर जो हमारा है वो क्यू एस आर के इक्वल रहेगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारी जो पी क्यू थी वो पैरेलल थी आर एस के, पी क्यू और आर एस रे हमारी पैरेलल थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल, ये हमारा होगा एंगल एस आर क्यू के, एंगल एस आर क्यू के। क्योंकि बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये z बना रहा है, जब भी z बनाता है तो हमारा अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये अगर 75 रहेगा हमारा तो ये भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिएगा बच्चों, एंगल पी क्यू आर जो है हमारा वो एंगल क्यू एस आर के इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट में हमारे हैं। मतलब एक हमारा अगर टेंजेंट है और दूसरा हमारा अगर कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अगर एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इसलिए ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फिर देखिए ये हमारी आर एस जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, यहाँ पे ये बन रहा है जेड, इसलिए एस आर क्यू जो है वो आर क्यू एस के इक्वल होगा। मतलब ये 75 है तो ये भी 75 होगा, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारा 75 आ गया, ये भी हमारा 75 आ गया। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये अल्टरनेट एंगल। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एस क्यू सम ऑफ ऑल एंगल। फिर से हम करेंगे, लिखेंगे एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू। ये तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। आर क्यू एस ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर अभी हमने 75 डिग्री प्रूफ किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री, और एस आर क्यू को भी अभी हमने 75 डिग्री ही निकाला है, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल आर क्यू एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जो हमारा आर क्यू एस हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो बच्चों जो एंगल हमारा आर क्यू एस आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर क्यू एस? द वैल्यू ऑफ एंगल आर क्यू एस इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन डी का। इसमें हमें फाइंड करना है, बच्चा है उसका बर्थडे था, उसको गिफ्ट में मिला है ये टॉप, वो ये लेकिन कलर नहीं था, तो उसने सोचा कि लो इसको कलर कर दें, तो उसने पूरे टॉप को यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर दिया। अब उसको फाइंड करना है कि उसने कितने एरिया में कलर किया है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप ही कलर। उसने जितना एरिया कलर किया, मतलब पूरा लट्टू उसने कलर कर दिया, उसको पूरा एरिया फाइंड करना है। जो टोटल लेंथ है टॉप की यहाँ से लेके यहाँ तक वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें ऊपर वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है, नीचे वाला पार्ट है कोनिकल। तो हमें इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल टॉय या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हमारा निकल आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें गिवन है
जो लेंथ ऑफ टॉप है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायमीटर गिवन है कोनिकल का और हेमिस्फेरिकल का दोनों का डायमीटर हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमारा रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, या फिर हम ये लोग ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ये इस रेडियस आ जाएगा कोनिकल पार्ट का भी और हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी। अब समझिए लेंथ ऑफ टॉप है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी होगी? ये पूरे यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, इसमें हम हेमिस्फेरिकल का रेडियस को माइनस कर देंगे। 5 में से हम जब 1.75 को माइनस करेंगे, जितना हमारा ये रेडियस रहेगा उतना ही हमारा ये भी रेडियस रहता है। तो हेमिस्फेरिकल के रेडियस को जब हम पूरे टॉप से माइनस कर देंगे तो हमें कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट की हाइट होगी वो हो जाएगी 5 माइनस 1.75 सेंटीमीटर। इसको जो हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ये इसकी हो गई हाइट। चलिए सबसे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, इसका फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट दोनों का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है कोनिकल पार्ट का पाई आर एल। चलिए सबसे पहले निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ हम लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, आर है हमारा 3.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 2। आर है हमारा 3.5 अपॉन 2, आर स्क्वायर, इसलिए इसको हमने 2 बार लिख लिया। अब ये 2 हमारा इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 हमारा यहाँ पे 11 ले आएगा। 2 1 2, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। 7 1 7 होता है, 7 5 35 होता है, लेकिन यहाँ 3.5 लिखा है इसलिए यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे बचा 11 5 और यहाँ पे 3.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो गया, मतलब ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें एल की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जो एल निकालने का फॉर्मूला होता है कोन में वो होता है एल इक्वल टू एल, जो हमारी साइड होती है वो इसको बोलते हैं हम एल। ये जो स्लैंट हाइट है इसको एल बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर मतलब 1.75 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच हमने निकाला 3.25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर है हमारा 1.75 इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच जो हमारी है वो है 3.25, ये हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। एक अप्रोक्स वैल्यू इसकी ये आ जाएगी हमारी। तो हमारा एल ये आ गया। अब हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई आर एल। जो पाई की वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी 22/7, आर है हमारा 3.5 अपॉन 2 और जो एल है हमारा वो है 3.7। ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये 7 से कटेगा यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे हमारा बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7। अब जब बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7। 11 5 जो 55 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5.5 क्योंकि यहाँ पे 0.5 है और इसको 3.7। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा कोनिकल पार्ट का आ गया 20.35 और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का था वो था 19.25। अब दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ टॉप इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये 19.25 प्लस 20.35। 5 प्लस 5 हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 का 6 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 9 प्लस 0 हमारा 9 ही रहेगा और 2 प्लस 3 हमारा 3 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा जिसको बच्चे ने कलर किया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द टॉप ही कलर्ड इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। चलिए पहले इसका ए पार्ट करते हैं, दोनों ऑप्शन है हमें, हम दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चलिए पहले ए पार्ट करते हैं इसका। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। जो सम ऑफ थर्ड टर्म है और सेवेंथ टर्म है एपी का वो 6 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ऑफ 3 प्लस ए ऑफ 7 वो हमें गिवन है 6। थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम जो है वो 6 गिवन है। देयर प्रोडक्ट इज 8 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है मतलब A3 मल्टीप्लाई बाय A7 वो हमें 8 गिवन। हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म ऑफ एन एपी। हमें सम ऑफ 16th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं। ये 1 है हमारी, ये 2 है। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 2D और जो हमारा सेवेंथ टर्म है वो हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 6 के इक्वल। A प्लस A हमारा हो जाएगा 2A प्लस 8D इक्वल्स टू हो जाएगा ये 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल्स टू 6। अब इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो जो हमारा A प्लस 4D आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के इक्वल। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा A हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 4D। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं थर्ड। अब जो हमें गिवन है यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड में हमें पता है A3 को जब हम A7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है। जो A3 हमारा रहेगा वो हो जाएगा A प्लस 2D। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A7 से मतलब A प्लस 6D से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो A की जगह हमको रखना है 3 माइनस 4D, क्योंकि A को हमने मान लिया है 3 माइनस 4D। हम A की जगह रखेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे A की जगह पे 3 माइनस 4D प्लस 6D। ये जो हमारा है ये 8 के इक्वल आ जाएगा। 4D में से 2D जब हमारा चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 2D। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2D और यहाँ पे लिखेंगे जब 4D में से 6D में से 4D चला जाएगा तो बचेगा प्लस का 2D। तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 2D। ये हमारा हो जाएगा 8 के इक्वल। बच्चों इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा A माइनस B और ये हो जाएगा A प्लस B। तो जो A प्लस B A माइनस B का फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा होता है A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2D और 3 प्लस 2D। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 और 2D का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8। तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस 4D स्क्वायर को इधर भेज देंगे और 8 को इधर बुला लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 8, इधर 8 प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया और माइनस 4D स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4D स्क्वायर। 9 में से 8 गए हमारे, यहाँ बचा 1, 1 इक्वल्स टू हमारा हो गया 4D स्क्वायर। तो जो D स्क्वायर हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4 के इक्वल। और जो हमारे D की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी D इक्वल टू हमारी हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम D की वैल्यू रखते हैं और A की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमें A गिवन है वो है 3 माइनस 4D। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 4D। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है वो हो जाएगा 3 माइनस 4D है हमारा प्लस 1/2B और माइनस 1/2B है। तो पहले हम लिखते हैं प्लस 1/2। तो जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, A हमारा आ जाएगा 1। अब जब हम D लेंगे माइनस 1/2,
फिर से हम रखते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2। यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3 प्लस 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। हमारे फर्स्ट टर्म दो आ रहे हैं, एक आ रहा है a इक्वल टू 5 और एक आ रहा है a इक्वल टू 1। कब आ रहा है? जब हम d की वैल्यू ले रहे हैं प्लस की 1/2, और a हमारा 5 कब आ रहा है? जब हम d की वैल्यू ले रहे हैं माइनस का 1/2। दोनों ही केसेस में हमें फाइंड करना है सम ऑफ 16th टर्म। तो जो सम 16 टर्म का फॉर्मूला होगा, S16 हो जाएगा हमारा 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं दोनों ही एपी की, ये एपी अलग है और इसकी वैल्यू अलग रखेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे S16 इक्वल्स टू 16/2 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a अगर हम 1 लेंगे तो हमारा 16 माइनस 1, तो d हमें लेना पड़ेगा प्लस का 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ लिख देंगे 8, 2 1 जा होता है हमारा 2, 16 में से 1 गया हमारे 15 बचे, 15/2 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 प्लस 15/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हमारा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 19, 19 4 जा हमारा हो जाएगा 76। तो इसका जो सम ऑफ 16th टर्म आ गया हमारा, वो आ गया 76। अब हमें फाइंड करना है दूसरे एपी का 16th टर्म, तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे S16 इक्वल टू 16/2, अब की हमें a जो लेना है वो लेना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 15, और d जो है हमारा इस बार लेंगे माइनस का 1/2। इसको अब सॉल्व करेंगे, फिर से यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 8, 2 5 जा हमारा हो जाएगा 10, 15 1 जा 15, यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 15/2 हो जाएगा। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 ब्रैकेट में, यहाँ पे इधर 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 माइनस 15/2 हो जाएगा, 20 माइनस 15/2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो इसका जो सम ऑफ 16th टर्म आया वो 20 आ जाएगा, इसका जो सम ऑफ 16th टर्म आएगा वो आ जाएगा 76। हमें फाइंड करना था फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म ऑफ एन एपी, तो हमारा 76 भी आंसर आ सकता है और 20 भी आंसर आ सकता है। स्टार्ट करते हैं 34 का पॉइंट बी। इसमें हमें ऑप्शनल क्वेश्चन था ये हमारा। इस पे गिवन है इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ 2 AP इज 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27। हमें दो एपी गिवन है, मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट एपी जो है इसका अगर हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसका अगर हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस जो इसका हम है वो कैपिटल का डी मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड एपी की बात करते हैं। सेकंड एपी इसका जो है हमारा फर्स्ट टर्म हम स्मॉल ए मान लेते हैं और जो इसका हम कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी मान लेते हैं। तो हमें गिवन है इनका जो दोनों का रेशियो है nth टर्म का, वो हमें गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। जो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। अब दोनों के रेशियो लेंगे, मतलब फर्स्ट रेशियो का Sn निकालना है और सेकंड रेशियो का भी हमें Sn निकालना है। तो फर्स्ट रेशियो Sn ऑफ फर्स्ट AP ऑफ nth टर्म अपॉन Sn ऑफ सेकंड AP ऑफ nth टर्म, ये जो हमारा है इसका रेशियो ये गिवन है हमें 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब इसका जो फॉर्मूला रखेंगे हम, ये होगा हमारा n/2, इसका हमने जो फर्स्ट टर्म माना है वो a माना है, कैपिटल A, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे कैपिटल D। जो दूसरे AP का लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे n/2, इसका जो हमने फर्स्ट टर्म माना है वो स्मॉल a माना है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल d।
ये जो हमारा इक्वल है ये हो जाएगा 7n+1 अपॉन 4n प्लस 27 के। बच्चों n हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के लिए nth टर्म हमारा, जैसे 15th टर्म है तो इसके लिए भी वो 15 ही रहेगा, इसके लिए भी वो 15 ही रहेगा। 14th टर्म है तो 14 इसके लिए भी रहेगा, 14 इसके लिए भी रहेगा, इसलिए ये n/2 हमारा n/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो आ जाएगा 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d अपॉन 2 स्मॉल a प्लस n-1d स्मॉल d। ये हमारा जो आ जाएगा इस रेशियो का आ जाएगा 7n+1 अपॉन 4n+27। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2m-1। हम क्या कर देंगे, n की जगह पे जहां जहां n है हमारा वहां पे 2m-1 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस n है हमारा, यहाँ पे n-1 है तो n की जगह हम लिख देंगे 2m-1। तो यहाँ हो जाएगा 2m-1 और फिर से -1 यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कैपिटल D अपॉन 2a प्लस यहाँ पे n है, फिर से यहाँ पे 2m-1 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से -1 लिख देंगे, ये हो जाएगा स्मॉल d इक्वल्स टू 7n। n की जगह पे हम लिखेंगे 2m-1, 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4, n की जगह लिखेंगे 2m-1 प्लस 27। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल का A प्लस 2m-2, 2m-2 और यहाँ पे कैपिटल D अपॉन यहाँ पे 2 स्मॉल a प्लस 2m-2 यहाँ पे स्मॉल d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 टू द 14m-7 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 टू द 8m, 4 1 द 4 यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 27। अब यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस m-1 कैपिटल D, यहां से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी 2 बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे a प्लस m-1 स्मॉल d। ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी कर देंगे हम, ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 14m प्लस -7 प्लस 1 हमारा हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 8m प्लस 27 में से जब हम 4 हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 23। तो जो हमारा रेशियो आ गया a प्लस m-1 कैपिटल D अपॉन a प्लस m-1 स्मॉल d, इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेशियो ऑफ देयर mth टर्म इक्वल्स टू 14m-6 रेशियो 8m प्लस 23, ये इसका रेशियो आ जाएगा। बच्चों सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35, इसमें हमें मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। इस डेटा जो हमें डेटा गिवन है इसका मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियन से। ये हमें हॉरिजॉन्टल टेबल दी गई है, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में एज इट इज इसको नोट कर लिया है। सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है जरा ये समझिएगा। जैसे कि हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है 6, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। दूसरी फ्रीक्वेंसी है हमारी 8, तो 8 में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देंगे तो 8 + 6 हमारा हो जाएगा 14। थर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, तो 10 में अब हम 14 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे हम 12 में 24 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36। फिर 36 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 और फिर 5 में 42 ऐड करेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 47। इसी तरह 47 + 3 हमारा हो जाएगा 50। तो ऐसे बच्चों हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा आ जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी हो गई 50, और जब हम यहाँ पे FI टोटल करेंगे, सिग्मा FI जो हमारा होगा वो भी 50 के ही इक्वल आएगा हमारा। अब बच्चों जो मीडियन निकालना है हमें, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास
मीडियन इक्वल टू हमारा होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब बच्चों सबसे पहले हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ये समझिएगा एन हमारा कितना है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई है वो 50 है, तो एन हमारी हो गई 50। तो जो हमारी एन अपॉन टू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 अपॉन टू। तो जो एन अपॉन टू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 25। अब हम फाइंड करिए जरा यहाँ पे 25 किस वाली फ्रीक्वेंसी में हमारी लाई करेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 36 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो जो 25 हमारी लाई करेगी वो यहाँ पे लाई करेगी। यहाँ तक तो 24 से कम के नंबर है, यहाँ पे 25 और उससे ज्यादा 36 तक नंबर है। तो हम जो टेबल अपनी लेंगे वो हम ये ले लेंगे अपनी। तो बच्चों ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल हो जाएगी। अब इस पे हम बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। एन अपॉन टू हमारा 25 हो गया लोअर लिमिट। एल हमारी क्या है, जो लोअर लिमिट है हमारी वो है 60, तो एल की जगह हम रख देंगे 60। उसके बाद सी एफ हम कैसे निकालेंगे, जो बच्चों फ्रीक्वेंसी जो टेबल हमने ली है उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सी एफ। तो यहाँ पे जो 24 है हमारा वो है सी एफ है, तो सी एफ हमारी हो जाएगी 24। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो टेबल हमने ली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 12 है उसकी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी यहाँ पे 12। और एच क्या है हमारा, एच निकालने के लिए हम करते हैं फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 80, लोअर लिमिट है 60, 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो एच हमारा आ जाएगा 20। चलिए अब इसको वैल्यू रखते हैं और मीडियन अपना फाइंड करते हैं। तो हमारा मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा एल, एल हमारी है 60 प्लस एन अपॉन टू, एन अपॉन टू है हमारा 25 माइनस सी एफ, सी एफ हमने कितना निकाला 24 अपॉन एफ, एफ है हमारा 12 और हाइट, हाइट है इस क्लास की 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 60 प्लस 25 में से 24 गए तो हमारे यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हो गया 1/12 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पे 4 5 20, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 5/3। जब बच्चों 5/3 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 60 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.67, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 61.67। तो जो हमारा मीडियन आ गया, तो मीडियन आ गया हमारा 61.67, ये हमारा मीडियन आ गया। अब चलिए फाइंड करते हैं मोड। बच्चों जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू होता है हमारा, जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। ये मोड का फॉर्मूला होता है। इसमें हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई भी काम नहीं होता मोड निकालने के लिए, इसको हमसे कोई भी मतलब नहीं है अब हम इससे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लोअर लिमिट क्या होगी। उसके लिए सबसे पहले मोड को समझिए जरा, मोड होता क्या है। मोड हमारा वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी आई होती है जिस टेबल में। ये पूरी फ्रीक्वेंसी है हमारी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारी कहाँ पे आई होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारी इस जगह पे आई है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, बाकी सब में 12 से कम है। तो मोड हम इसी टेबल से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट पूछी गई है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो 60 है। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 60 कॉमा F1, ये 12 हमारा रहेगा F1, इसको हम बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाली की वैल्यू को बोलते हैं F नॉट और इसके नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं F2। तो F1 हमारी क्या हो गई, F1 हो गई हमारी 12, F नॉट हमारी क्या हो गई इसके ऊपर वाली जो कि है 10, और F2 हमारी वैल्यू क्या हो गई इसके नीचे वाली, ये है 6 अपॉन जो हमारी H की वैल्यू रहेगी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो H जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20। अब चलिए वैल्यू रखते हैं और मोड भी फाइंड करते हैं। तो मोड इक्वल टू हो जाता है एल, लोअर लिमिट है 60, एल प्लस F1 12 माइनस एफ नॉट हमारा है 10 अपॉन 2F1 मतलब 12 टू 24 माइनस एफ नॉट माइनस 10 माइनस F2 मतलब माइनस 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो यहाँ ये हो जाएगा 60 प्लस बच्चों जो 12 में से 10 गए तो यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे 24 में से 10 गए तो हमारा बचा 14, 14 में से फिर 6 गए तो यहाँ पे बचा 8 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 20। 4 5 जो होता है 20 और 4 2 जो होता है 8, 2 1 2 हो जाएगा ये। तो जो मोड हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 65, 60 प्लस 5 हमारा 60 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ पे बचा, 60 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 65। ये बच्चों हमारा मोड भी आ गया। हमें फाइंड करना, मीडियन हमने फाइंड कर लिया, मोड हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है मीन। तो
जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मीडियन हमें गिवन है, जो हमने निकाला 61.67, तो यहां लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 61.67 इक्वल्स टू मोड, मोड हमने 65 निकाला है, प्लस 2 मीन। जब 3 को 61.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 185.01 इक्वल्स टू 65 प्लस 2 मीन। अब बच्चों इसको हम इधर लाके माइनस कर देंगे। जब 185.01 में 65 को माइनस करेंगे तो हमारी जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120। जो 120 हमारा हो जाएगा वो 2 मीन के इक्वल हो जाएगा, और जो मीन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 120/2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो जो मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 60। तो ये बच्चों हमारा मीन हो जाएगा। हमसे मीन मीडियन मोड बोला गया था फाइंड करने को, ये हमने फाइंड कर लिया है। बच्चों हम लोग अपना सेक्शन डी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। सैंपल पेपर हम लोग 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसका सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर जो 36 है, हमें फाइंड करना है थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड पोल एट ग्राउंड। हमें गिवन है जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा, ये ए बी हमारा पोल है, यहाँ पे एक रोप है, इससे यहाँ पे टाइट कर दी गई है, एक आर्टिस्ट उसकी हेल्प से चढ़ रहा है। हमें फाइंड करना है थीटा जब यहाँ पे 45 डिग्री रहेगा, जब थीटा हमने 45 डिग्री मान लिया है, फाइंड हमें करना है डिस्टेंस ऑफ पोल एट ग्राउंड। हमें यहाँ पे ग्राउंड का ये जो डिस्टेंस है पोल से, इसको हमें फाइंड करना है। और जो बच्चों हमें रोप की लेंथ जो गिवन है वो है 15 मीटर। ये रोप की लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है जो कॉस थीटा हमारा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा हमको लेना है 45 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस हमारा रहेगा बी सी और हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा ए सी। ये हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं अपना। कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। 1/√2 हो जाएगा बीसी। बीसी जो हमारा है वो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे बीसी लिखा रहने देंगे, और एसी की वैल्यू है हमारी 15। तो जो बीसी हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 15/√2 मीटर। तो बच्चों जो यहाँ पे डिस्टेंस है बी से सी की, ये हमारी हो जाएगी 15/√2 मीटर। चाहे तो इसको हम डिनोमिनेटर में √2 हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? 15/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15√2/2, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7.5√2 मीटर। ये भी हमारा आंसर आ सकता है। तो पहले पार्ट में पूछा गया था हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है सी से बी की, तो यहाँ आ जाएगा 15/√2 मीटर। सेकंड फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड करनी है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, जो कि हमें गिवन है ए बी। ए बी हमें फाइंड करना है, तो फिर से हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, थीटा हमको 45 ही डिग्री लेना है, क्योंकि थीटा 45 डिग्री लेना है, तो हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, इसको हमने मान लिया है एक्स, और बेस है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा 15। फिर से हम यहाँ लिखेंगे साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है हमारी, ये हो जाएगा x/15 के। 15 इधर आ जाएगा, तो 15/√2 हमारी जो है वो x आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा इक्वल्स टू 15/√2 मीटर। इसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये हो सकती है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकती है 7.5√2 मीटर। ये हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ पोल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इफ हमारा थीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाए तब हाइट ऑफ पोल क्या होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू, हम फिर से लिखेंगे साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिख देंगे साइन 30 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा 15। जो साइन 30 की बच्चों वैल्यू होती है वो होती है 1/√2
टू, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 15। तो यहाँ पे जो ए बी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2। तो जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 7.5 मीटर। ये हमारा रहेगा जब थीटा हमारा 30 डिग्री रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो है विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड हियर, यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन ई का। इसमें हमें गिवन है रानी वॉज प्लेइंग कार्ड। रानी जो है वो कार्ड खेल रही है। द डेक हैज 52 कार्ड्स, तो टोटल जो कार्ड्स है वो 52 है। उसके ब्रदर ने एक कार्ड निकाला है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले ये समझिएगा कार्ड हमारे पास होते कौन कौन से हैं। हमारे पास स्पेड का कार्ड होता है, वो होते हैं 13। क्लब के कार्ड होते हैं, वो भी होते हैं 13। डायमंड के कार्ड होते हैं, वो भी होते हैं 13। और हमारे पास होता है हार्ट का कार्ड, ये भी होते हैं हमारे पास 13। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। हमें किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड कलर में कितने किंग होंगे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो हमारे पास रेड कलर के कार्ड्स होते हैं वो 13 हमारे पास डायमंड के होते हैं और 13 हमारे पास हार्ट के होते हैं। एक किंग हमारे पास इसमें होता है और एक ही किंग हमारे पास इसमें होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। जो हमारा किंग ऑफ रेड कलर होगा वो हो जाएंगे हमारे 2। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है जो हमारे, वो है पूरे 52 कार्ड्स में से हमारे 2 किंग रहेंगे। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे हमारे 52 रहेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी रेड कलर के किंग की, वो हो जाएगी हमारी 2/52। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 1/26 हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग ऑफ रेड कलर। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पॉइंट पे। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। बच्चों फेस कार्ड क्या होता है, किंग क्वीन और जैक, ये तीनों हमारे फेस कार्ड होते हैं। इसमें भी हमारा किंग क्वीन और जैक होता है, इसमें भी किंग क्वीन और जैक होता है, इसमें भी किंग क्वीन और जैक होता है, इसमें भी किंग क्वीन और जैक होता है। हमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फेस कार्ड जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12। और जो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे, जो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे वो टोटल है 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी फेस कार्ड्स की, वो हो जाएगी 12/52। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6/26। फिर जब इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/13। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेस कार्ड की वो हमारी आ जाएगी 3/13। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड। इसमें हमें इसका लेकिन पहले हम और पार्ट कर लेते हैं। और में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट। हमें हर्ट के जैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हर्ट में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जैक होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जैक हो जाएगी वो हो जाएगी 1/52। क्योंकि बच्चों टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52, जो जैक होगा हमारे पास हर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जैक होगा। तो पूरे कार्ड्स में से सिर्फ 1 आएगा हमारा, जो हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा वो 1 आ जाएगा और टोटल आउटकम हमारे 52 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक हो जाएगी 1/52। अब इसका थर्ड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ ब्लैक कलर। हमें ब्लैक कलर की किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो ब्लैक कलर है हमारे पास वो स्पेड और क्लब है हमारे पास। इसमें जो किंग होंगे वो भी हमारे 2 ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो फेवरेबल आउटकम हमारे रहेगा किंग का वो रहेगा 2। और जो पॉसिबल आउटकम है टोटल हमारे पास, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो रहेंगे 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/52। बच्चों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस। अमित प्लान कर रहा है एक हाउस बाय करने के लिए। सच दैट 2 बेडरूम्स, इस हाउस में 2 बेडरूम है, एक बेडरूम 1 और एक बेडरूम 2, किचन टुगेदर, और किचन भी है हमारे पास। इसका जो बेडरूम और किचन का जो एरिया बताया गया है वो 95 मीटर स्क्वायर बताया गया है।
हमें 3 क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, मतलब 2 इक्वेशन बनानी है लीनियर हमारी। सबसे पहले समझिए, ये है प्लॉट का एरिया। उसके लिए यहाँ पे 2 बेडरूम है, जिसकी ये जो लेंथ है ये हमें x गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की x गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएंगी हमारी। और ये जो ब्रिथ है हमारी, ये 5 मीटर इधर है और 5 मीटर इधर भी है। तो 2 बेडरूम की जो लेंथ है वो x है और जो ब्रिथ है वो 5 है। उसके बाद किचन हमें जो गिवन है, किचन की जो लेंथ है वो y है, इसकी भी ब्रिथ जो है वो 5 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें दिया गया 2 बेडरूम और किचन का जो एरिया है वो 95 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ बेडरूम, हम बेडरूम की जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं x मीटर, एंड ब्रिथ, और जो ब्रिथ है वो हमें गिवन है, वो हमें है 5 मीटर है। इसी तरह लेट द लेंथ ऑफ किचन, जो किचन की हम लेंथ मानते हैं वो हम मान लेते हैं y मीटर, और जिसकी जो ब्रिथ है, ब्रिथ जो किचन की गिवन है वो हमें गिवन है 5 मीटर। तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 बेडरूम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो 1 बेडरूम रहेगा वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5x हो जाएगा। और एरिया ऑफ 2 बेडरूम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x। एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स हमारा आ गया 10x, और एरिया ऑफ जो हमारा किचन रहेगा, एरिया ऑफ किचन जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 5y। 2 बेडरूम और किचन का एरिया मिला के जो टोटल एरिया आ रहा था वो 95 मीटर स्क्वायर आ रहा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 95। ये हमें इक्वेशन 1 में गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है 2 बेडरूम्स किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा 5 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 5 अगर हटा ले तो यहाँ बचेगा 5 वन जा 5 और 5 नाइन जा 45। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। और सेकंड जो हमें गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ गिवन है वो 15 मीटर गिवन है। तो जिसमें हमारा एक x है, एक 2 है और एक y है। तो हम सेकंड इक्वेशन अपनी बना सकते हैं, x प्लस 2 प्लस वाई, x प्लस 2 प्लस वाई जो हमें टोटल गिवन है वो 15 मीटर है, वो 15 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस 2, तो जो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 13। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ये हमारी हो गई फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन। अब हमें एरिया ऑफ बेडरूम और किचन फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन को हम पास में ले आते हैं। यहाँ हमें पहली इक्वेशन में गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, और यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा y में से y जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में से जब x बचेगा तो हमारा यहाँ 2x में से x जाएगा तो हमारा x बचेगा, और 19 में से हमारा अगर 13 चला जाएगा तो 6 बचेगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी 6 आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख देंगे। तो x हमारा 6 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 टू 12, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 19 आ जाएगा। तो जो y हमारा हो जाएगा वो 19 माइनस 12 हो जाएगा। तो बच्चों जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 7 हमारी। 7 मीटर हमारा y आ गया और x हमारा आ गया 6 मीटर। तो हमारा जो एरिया ऑफ बेडरूम हो गया, एरिया ऑफ ईच बेडरूम वो हमारा आ गया, x की वैल्यू हमारी 6 है और बेडरूम हमने माना था, लेंथ इसकी x है और ब्रेथ इसकी 5 है, तो हमारा हो जाएगा 6 5 30 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ हमारा किचन हो जाएगा
एरिया ऑफ जो हमारा किचन हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने इसकी जो लेंथ थी वो y मानी थी, y मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब y हमारा आया है 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 35 मीटर स्क्वायर। हमें सेकंड पार्ट में ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। थर्ड हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिविंग रूम है, तो पूरे टोटल एरिया में से हमको इसमें लिविंग रूम फाइंड करना है। तो पहले हम इसका 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 और इसका एरिया पूरे में से माइनस कर देंगे। तो ये समझिएगा, यहाँ पे हमारी जो लेंथ आ गई, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा, इसकी लेंथ हमें 15 गिवन है और ब्रेथ जो हमें गिवन है वो 12 गिवन है, तो 15 को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ प्लॉट आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 180 मीटर स्क्वायर। अब टोटल निकालेंगे एरिया ऑफ लिविंग रूम इक्वल्स टू, ये पूरा प्लॉट है हमारा 180 मीटर स्क्वायर का, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस, इसमें माइनस करेंगे 2 बेडरूम, एक बेडरूम में हमारा 30 मीटर स्क्वायर का, तो 2 बेडरूम हमारे हो जाएंगे 60 मीटर स्क्वायर के, इसमें माइनस करेंगे 60 मीटर स्क्वायर, एक किचन है हमारा 35 मीटर स्क्वायर का, माइनस करेंगे 35 मीटर स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे बाथरूम हमारा है जो कि 10 मीटर स्क्वायर है, यहाँ माइनस कर देंगे 10 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 180, 60, 30 और 10, ये हमारा हो जाएगा 60, 35 और 10 हमारा हो जाएगा माइनस का 105। तो जब 180 में से हम लोग 105 को माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ लिविंग रूम आ जाएगा वो आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। अब चलिए फाइंड करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन। अब किचन में हमें जो कॉस्ट दिया गया है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से टाइल्स लग रहे हैं, तो इसमें कितने रुपए का खर्चा आएगा किचन में अगर हम टाइल्स लगाएंगे। तो इस पार्ट को बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, जो टाइलिंग का कॉस्ट आ जाएगा वो हम निकालेंगे कैसे, लिखेंगे एरिया ऑफ किचन, किचन का एरिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइलिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर मीटर स्क्वायर की जितना खर्चा आ रहा है। तो जो हमारा एरिया ऑफ किचन है वो है 35, तो एरिया ऑफ किचन हमारा आ जाएगा 35 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज से, क्योंकि 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की टाइलिंग आ रही है। टोटल 35 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, तो 35 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 05 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 5 25, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 3 15 6 17, यह आ जाएगा 1750 रुपीज आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों हम लोग अपना सेक्शन ई भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये सैंपल पेपर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इससे पहले मैंने सैंपल पेपर 1 सैंपल पेपर 2 अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको पहले देख के आइए। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सैंपल पेपर आपको तैयार करा रहा हूँ। आप अच्छे से सैंपल पेपर तैयार करिए और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।